दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे कि सबसे पहले वाइग्रा गोली को कैसे मार्केट में लाया गया था और इसको इस्तेमाल करने से लोगों का इसकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कहानी शुरू होती है और हमें काफी हैंडसम लड़के जैमी जानलेवा को देखते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे सेल्समैन होता है। जैमी अपने काम में बहुत अच्छा था और वो किसी भी चीज को आसानी से बेच देता था। जैसे कि वो इन लॉन्डो को टीवी ये बोलकर बेच देता है कि रात को इसमें मजदूरी वाली फिल्में आती हैं, जिसके बाद वो एक बुढ़िया को एक फोन बेच देता है। कहता है कि दादी, इसकी वाइब्रेशन इतनी ज्यादा खतरनाक है कि ये तुम्हारी सूनी पड़ी हुई गुफा में भी जोश जगा देगा। हम देखते हैं कि जैमी जानलेवा हैंडसम तो था ही, लेकिन एक नंबर का लड़की बाज भी था। साथ ही इसका अपने बॉस की बीबी ढोलकी के साथ भी अफेयर चल रहा था। वहीं जब वो उस बुढ़िया को मोबाइल बेच रहा था, तभी उसके पास ढोलकी आती है और उसे इशारा करके चली जाती है। उधर जैमी जानलेवा भी समझ जाता है कि अब ढोलकी को बजाने का टाइम हो चुका है, जिसके बाद वो ढोलकी को खोपचे में ले जाकर उसे खूब जोर जोर से बजाने लगता है। लेकिन इसी दौरान ढोलकी से उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है और उसमें उसके पति का नंबर डायल हो जाता है। दूसरी तरफ जब उसका पति फोन उठाता है तो उसमें उसकी पत्नी की चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। अब यह सुनते ही उसकी सुलग जाती है और वो जैमी जानलेवा को धक्के देकर अपनी दुकान से निकाल देता है। लेकिन अपना जैमी भी हरामी था। वो वहां से जाते जाते कस्टमर को अपना नंबर देकर जाता है। कहता है कि मैं ढोलकी के साथ साथ तबला भी बहुत अच्छा बजा लेता हूँ। फिर रात को जैमी जानलेवा अपने घर पर आता है। वहीं पर हम उसके छोटे भाई जॉश को देखते हैं, जो एक मिलियनेयर बन चुका था। वो कहता है कि मुझे तुम जैसे भिखारियों के साथ रहने में बहुत शर्म आती है। वहीं उसके साथ उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, जो अब तक पैसों के लिए उसका मुंह में ले रही थी। आगे जब सभी साथ में डिनर कर रहे थे, तभी जॉश सभी को बता देता है कि जैमी जानलेवा को काम से निकाल दिया, क्योंकि वो अपने बॉस की बीबी को कुत्ते की तरह पेल रहा था। अब यह सुनकर उसका बाप जैमी से कहता है कि अब तुम क्या करोगे? तुम तो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो कि किसी कंपनी के मैनेजर बन जाओ। इस पर जैमी कहता है कि मुझे नई नौकरी मिल चुकी है और अब मैं डॉक्टर्स को दवाइयां सप्लाई करने का काम करूंगा। वहीं जैमी का बाप, जो खुद एक डॉक्टर था, वो कहता है कि बीसडी के तेरे से और क्या उम्मीद की जा सकती है। तभी जॉश कहता है कि दवाइयां सप्लाई करने के काम में भी बहुत पैसा है, क्या पता ये एक दिन करोड़पति ही बन जाए। आगे जब जॉश और जैमी बाहर बैठकर सुट्टा मार रहे थे, तभी जैमी जानलेवा को उस लड़की का मैसेज आता है, जिसे वो आज दुकान पर अपना कार्ड देकर आया था, जिसका मतलब था कि वो लड़की जैमी से अपना तबला बजवाने के लिए तैयार थी। फिर अगली सुबह जैमी तैयार होकर फाइजर नाम की एक कंपनी में जाता है, जहां अपने सभी सेल्समैन को ट्रेनिंग दे रही थी। वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सभी को हमारी कंपनी की दवाई बेचकर ही वापस आना है। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैमी जानलेव अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है और दवाइयां बेचने वाला सेल्समैन बन जाता है। वहीं उसकी बॉस भी जैमी से काफ़ी इम्प्रेस्ड थी, क्योंकि एक तो वो काफ़ी हैंडसम था और दूसरा उसमें एक स्पेशल टैलेंट था कि वो चुटकी बजाते ही किसी भी लड़की को सेट कर लेता था। फिर अगले दिन से जैमी कंपनी के मैनेजर ब्रूस के साथ दवाइयां सप्लाई करने के लिए निकल पड़ता है। वही रास्ते में ब्रूस उसे कहता है कि यह काम इतना आसान भी नहीं। तुम क्या सोचते हो कि तुम मुंह उठाकर वहां पर चले जाओगे और डॉक्टर हमारी दवाइयां ऐसे ही ले लेंगे? उन डॉक्टर्स को हमारी दवाइयां सही नहीं लगती, लेकिन तुम्हें उन डॉक्टर्स को कन्विंस करना होगा हमारी दवाइयां लेने के लिए। अब जैमी जानलेवा एक डॉक्टर को हॉस्पिटल के बाहर ही रोक लेता है और डॉक्टर को अपनी दवाइयों के बारे में बताने लगता है। मगर डॉक्टर को उसकी दवाइयों के बारे में पहले ही पता था और वो उसे कहता है कि तुम्हारी दवाइयां देकर मैं अपने पेशेंट की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। जिसके बाद वो कई डॉक्टर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी सुनने को तैयार नहीं। लेकिन जब जैमी और ब्रूस जब रिसेप्शन में बैठे होते हैं, तो एक खूबसूरत लड़की सीढ़ियों से उतर रही होती है, जो एकदम बवाल होती है। जिमी बोलता है, ये लोग ऐसे रिसेप्शन लाते कैसे हैं? जिस पर ब्रूस कहता है कि ये तो साली 2 कौड़ी की वेश्याएं हैं और आधे से ज्यादा मरीज तो हॉस्पिटल में इनको देखने के लिए आते हैं। तभी जैमी एक लड़की को आवाज देता है, और लीसा कैसी है? ब्रूस कहता है कि उसका नाम लीसा नहीं है। जैमी कहता है कि मुझे पता है, पर यही तो मेरी ट्रिक है। ऐसे लड़कियों का ध्यान मुझ पर आ जाता है जिसके अगले ही पल वो मेरे बिस्तर में होती हैं। अब यहां पर ये दोनों डॉक्टर से मिलने आए थे, लेकिन डॉक्टर्स को इनसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं। जैमी वहां पर एक दूसरे कंपनी के एजेंट को देखता है, जो यहां पर अपनी कंपनी की दवाइयां सप्लाई करने आया था। जैमी देखता है कि वो एजेंट तो बड़ी ही आसानी से
डॉक्टर के कैबिन में चला जाता है, जबकि उन दोनों को तो डॉक्टर के झाट का बाल भी देखना नसीब नहीं हो रहा था। तभी ब्रूस उसे बताता है कि इसने हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट को पटा रखा है, जिस वजह से ये आसानी से अंदर चला जाता है। वहीं जैमी को ये आइडिया अच्छा लगता है, जिसके बाद वह हिडिंबा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी खूबसूरती को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं तुमसे बातें करने चला आया। हिडिंबा कहती है कि बकचोदी मत करो और बता तुझे क्या चाहिए। जैमी कहता है कि मैं तो बस तुम्हें अपने घोड़े की सवारी कराना चाहता हूं। अभी सुनकर हिडिंबा तो इम्प्रेस हो जाती है, साथ ही उसके पीछे बैठी एक लड़की सिंडी भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। फिर जैमी उन्हें कहता है कि मुझे अपनी कुछ दवाइयों के सैंपल यहां पर रखने हैं, जिसी हैं, और उसे अंदर जाने देती है। फिर अंदर आकर हम देखते हैं कि जैमी अपनी तो दवाइयां वहां पर रखी देता है, लेकिन साथ ही वह दूसरे कंपनी की दवाइयां उठाकर अपने बैग में भर लेता है, जिसके बाद बाहर जाकर वह उन्हें डस्टबिन में डाल देता है। वहीं डस्टबिन के पास एक भिखारी बैठा था, जो जैमी के जाने के बाद उन दवाइयों को निकालकर अपने पास रख लेता है। फिर अगले दिन से हम देखते हैं कि जैमी रोज हॉस्पिटल में जाता और हिडिंबा और सिंडी को अख जाता। साथ ही वो दूसरी कंपनी की दवाइयों को उठाकर उन्हें बाहर डस्टबिन में फेंक देता। फिर एक राज जैमी और ब्रूस जब एक बार में बैठे थे, तभी वहां पर उस दूसरी कंपनी का एजेंट भी आ जाता है। फिर ब्रूस जैमी से कहता है कि हम लोग इसी की वजह से अपनी दवाइयां नहीं बेच पा रहे हैं, इसलिए अब तुम्हें ही कुछ सोचना होगा, तभी जाकर तुम अपने टारगेट्स पूरे कर पाओगे। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि जैमी एक डॉक्टर कहता है कि तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो, जिस पर जैमी कहता है कि नहीं, ये तो मेरी कंपनी सबको बांट रही है, बस मुझे आपसे कुछ बातें डिस्कस करनी थी। डॉक्टर कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पेशेंट्स को देखते हुए तुम्हारी बातें सुन लूंगा। जिसके बाद जैमी डॉक्टर वाले कपड़े पहन लेता है और तभी डॉक्टर उसे कहता है कि अगर कोई पूछे तो तुम बता देना कि तुम इंटर्न हो। आगे डॉक्टर अपनी एक पेशेंट को देखता है, जिसका ना बताती है कि मुझे पार्किंसन नाम की एक बीमारी है, जिस वजह से मेरे हाथ कांपते रहते हैं, पर क्योंकि ये स्टेज 1 था तो मैगी को इससे ज्यादा दिक्कत नहीं थी। फिर जाने से पहले डॉक्टर मैगी से पूछता है कि तुम्हें और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिस पर मैगी कहती है कि हाँ डॉक्टर, मेरी एक चूची पर कोई निशान सा बन गया है। जिसके बाद वो उसे अपनी चूची निकालकर दिखाने लगती है। उधर जैमी भी उसकी चूची बड़े गौर से देख रहा था और उसके मुंह से पानी आने लगा था। तभी डॉक्टर उसे कहता है कि यह तो मकड़ी काटने का निशान है, मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं, उससे यह ठीक हो जाएगा। आगे बाहर आकर जब जैमी अपनी कार से दवाइयां निकाल रहा था, तभी वहां पर मैगी आती है और उसके सर पर मारने लगती है। कहती है कि भी सड़ी के मुझसे माफी मांग, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चूची देखने की। जैमी कहता है कि तुम्हें कैसे पता मैं डॉक्टर नहीं हूं। मैगी कहती है कि भी सड़ी के मैंने तेरी गाड़ी में दवाइयां देखी हैं और तू तो साला कोई दलाल ही हो सकता है। जैमी कहता है कि ठीक है, मैं उस डॉक्टर के लिए माफी मांगता हूं जो तुम्हारी चूचियां देखने के बाद भी पागल नहीं हुआ। मैगी कहती है कि तेरे पास लड़कियों को पटाने का टैलेंट तो है, जो कहकर वो वहां से जाने लगती है। तभी जैमी उससे उसका नंबर मांगता है, तो मैगी उसे मिडल फिंगर दिखाकर वहां से चली जाती है। फिर घर आकर जैमी सिंडी को कॉल करता है और उसे कहता है कि आज जो मैगी नाम की पेशेंट आई थी, मुझे उसका नंबर चाहिए। सिंडी कहती है कि नहीं, हम ऐसे किसी पेशेंट का नंबर नहीं दे सकते। अब अपनी बात मनवाने के लिए जैमी सिंडी से गंदी गंदी बातें करने लगता है। वो कहता है कि तुमने अंदर कौन से कलर की कच्छी पहनी है। सिंडी कहती है कि सफेद रंग की। जैमी कहता है कि फिर तो मैं उसे उतार कर तुम्हारी गुलाबी देखना चाहता हूं। अब यह सुनकर सिंडी शर्मा जाती है और उसे मैगी का नंबर दे देती है। तभी जैमी के अपार्टमेंट में उसका भाई जॉश आता है। वो उसे कहता है कि वो बीसेडी की गोल्ड डिगर मुझे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। अब अपने भाई की ऐसी हालत देखकर जैमी को उस पर तारसा जाता है और वो उसको यहीं पर रहने के लिए कहता है। आगे जैमी मैगी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि मेरे साथ कॉफ़ी पर चलोगी। मैगी कहती है कि तुझे मेरा नंबर मिला कैसे। जैमी कहता है कि मैंने रिसेप्शन से लिया। मैगी कहती है कि मुझे रिलेशनशिप जैसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं। जैमी कहता है कि रिलेशनशिप तो मुझे भी पसंद नहीं, मैं तो बस कॉफ़ी के लिए पूछ रहा हूँ। अब मैगी उसकी बात मान जाती है और उसे शाम को एक कैफ़े में बुलाती है। फिर शाम को जब जैमी उस कैफ़े में जाता है तो वो देखता है कि मैगी भी उस कैफ़े में ही काम करती थी। मैगी उससे पूछती है कि तुम उससे मिलना क्यों चाहते थे। जैमी कहता है कि तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है, कहाँ से लगवाई। मैगी कहती है तुम ये ट्रिक हर लड़की पर यूज़ करते हो।
जैमी कहता है कि नहीं, तुम्हारी आंखें सच में बहुत खूबसूरत हैं। मैगी कहती है कि देखो, मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम मजदूरी कर सकते हैं। जमी कहता है कि क्या तुम पहली मुलाकात में ही देने को तैयार हो? इस पर मैगी कहती है कि तुम भी इतनी मेहनत इसीलिए ही तो कर रहे हो, इसीलिए चलो मेरे घर चलते हैं, वहां दबाकर मजदूरी करेंगे। अब जैमी तो चाहता ही यही था, जिसके बाद वह दोनों मैगी के घर जाते हैं और वहां पर दबाकर मजदूरी करने लगते हैं। अब उस दिन के बाद से ये दोनों रोज मिलते हैं और इन्हें जहां पर भी जगह मिलती है लोग मजदूरी करना शुरू कर देते। फिर एक दिन मैगी जैमी के घर पर आती है और आते ही वहां पर पूरी नंगी हो जाती है। लेकिन वहीं पर जॉश भी था, जो उसे इस हालत में देख लेता है, जिसके बाद जैमी और मैगी रूम में चले जाते हैं और दबाकर मजदूरी करने लगते हैं। वहीं बाहर जॉश मैगी के चिल्लाने की आवाजें सुन रहा था और वो सोचता है कि साला मेरे भाई के पास हथियार है या एनाकोंडा। फिर अगले दिन जैमी फिर से दूसरी कंपनी की दवाइयों को बाहर फेंकने आया था, लेकिन तभी वहां पर वही एजेंट आ जाता है और जैमी के पेट पर एक जोर का घुसन पिलाता है, जिसके बाद वह से धमकी देता है कि बीसड़ी के आज के बाद मेरी दवाइयों को हाथ भी मत लगा दियो। फिर जाने से पहले वह उसे कहता है कि तू मैगी से दूर रहे। वहीं शाम को जैमी मैगी के घर पर खाना लेकर आता है, जिसे देखकर मैगी भी हैरान थी। फिर खाना खाने के बाद मैगी कहती है कि चलो मजदूरी करते हैं। जैमी कहता है कि क्या हम दोनों सिर्फ बातें नहीं कर सकते? मैगी कहती है कि नहीं, तुम पहले बातें करोगे और फिर तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा और मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए। जेमी पूछता है कि क्यों, तुम्हें रिलेशनशिप क्यों नहीं चाहिए? मैगी कहती है कि बस नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, अगर तुम्हें मजदूरी करनी है तो करो, नहीं तो चलते बनो। अब यह सुनते ही जेमी मैगी से चिपक जाता है और वो दोनों दबाकर मजदूरी करने लगते हैं। फिर रात को जब जेमी और ब्रूस कहीं पर जा रहे थे, तभी जेमी ब्रूस से कहता है कि कंपनी जो नया ड्रग लॉन्च कर रही है वो मुझे अभी चाहिए। ब्रूस कहता है कि टॉन्च कर रही है वो मुझे अभी चाहिए। ब्रूस कहता है कि तुम्हें पता भी है वो क्या है, और वो मैं तुम्हें ही क्यों दूं? जैमी कहता है क्योंकि सिर्फ मैं ही हूं जो इसे अच्छे से बेच सकता हूं। अब ब्रूस उसकी बात मान जाता है और उसे वह दवाई बेचने की परमिशन दे देता है, जो थी वाइग्रा की गोली। फिर अगले ही दिन से हम देखते हैं कि जैमी उस गोली को हॉस्पिटल्स में फ्री में बांटने लगता है, ताकि लोगों को इसकी लत लगना शुरू हो जाए। और बाद में कुछ होता भी ऐसा ही है, वह लोली के लिए पागल हो जाते हैं और इस गोली की बिक्री आसमान छूने लगती है। उधर देखते ही देखते जैमी भी एक टॉप का सेल्समैन बन जाता है। वो कहते हैं कि बिंचो हम लोगों को गोली खिला खिलाकर उनका ऐसा कर देंगे, ऐसा। फिर रात को जैमी मैगी को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए कहता है, लेकिन मैगी उससे मिलने के लिए मना कर देती है, जिसके अगले ही दिन वो मैगी से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। लेकिन वहां जाकर वो देखता है कि मैगी कुछ बूढ़े बूढ़ियों को लेकर कनाडा जा रही थी। जैमी पूछता है कि तुम वापस कब आओगी? मैगी कहती है कि परसों रात तक। अब जैमी मैगी के आने से पहले ही उस जगह पर पहुंचकर उसका इंतजार करने लगता है, लेकिन काफी इंतजार के बाद भी जब मैगी नहीं आती तो वो कार में ही सो जाता है। फिर सुबह जब मैगी वापस आती है तो जैमी को वहां पर देखकर वो उसे इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद वो उसके पास आती है और उसे कहती है कि शायद हम दोनों रिलेशनशिप में आ सकते हैं। अब ये सुनकर जैमी भी बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद जैमी उसे अपने घर पर ले जाता है और ये दोनों यहाँ पर मजदूरी करने लगते हैं। अब मैगी को इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना था, तो वो उन दोनों की मजदूरी की वीडियो बना लेती है। लेकिन तभी वो वीडियो जैमी के भाई जॉश के हाथ लग जाती है और वो उस वीडियो को देखकर अपनी हाथ गाड़ी चलाने लगता है। लेकिन इसी दौरान जैमी वहां पर आ जाता है और जॉश से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? अब ये देखकर जॉश की फट जाती है और वो कहता है कि मैं तो खा रहा था। तभी जैमी का दिमाग घूम जाता है और वो उसी वीडियो टेप को लेकर उससे जोश की गेंद तोड़ देता है। इसके बाद जैमी वहां से मैगी के घर पर जाता है, जो कि अपनी चोली खोलकर उसकी लोली लेने के लिए तैयार बैठी थी। लेकिन तभी अचानक जैमी की सांस फूलने लग जाती है, क्योंकि वो मैगी को आई लव यू बोलने आया था। लेकिन उसे डर था कि कहीं मैगी उसे मना ना कर दे, लेकिन फिर भी वो उसे हिम्मत करके आई लव यू बोल ही देता है। लेकिन मैगी इसका कोई जवाब नहीं देती और उसके साथ मजदूरी करने लग जाती है। फिर उसी रात जैमी अपने भाई को लेकर एक क्लब में जाता है, जहां पर उसका भाई ये देखकर हैरान था कि जैमी के पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है और हर कोई लड़की उससे पूछ रही थी कि मेरी कब लोगे, मेरी कब लोगे। तभी जैमी उन लड़कियों को डॉक्टर स्टैन से मिलवाता है और ये वही डॉक्टर था जिसके हॉस्पिटल में वो दवाइयां सप्लाई करता था। अब जैमी उस डॉक्टर की सेटिंग कैसी नाम की,
एक लड़ा उसके काबू में रहे। वहीं वो दूसरी कंपनी का एजेंट भी था, जिसकी ये सब देखकर गेंद जल रही थी। फिर अगली सुबह जैमी वापस मैगी के घर पर जाता है, जहां पर मैगी उससे पूछती है कि तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो? मेरी इस बीमारी के चलते कोई भी मुझसे प्यार नहीं कर सकता, इसलिए तुम चले जाओ यहां से। जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। अब जैमी गुस्से में वहां से चला जाता है, लेकिन जैमी के वहां से जाते ही मैगी को पार्किंसन होने लगता है। ओए, तभी जैमी वापस उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है, जिसके बाद वो डिसाइड कर लेता है कि वो मैगी का इलाज करवा कर ही रहेगा। जिसके बाद वो दोनों कई हॉस्पिटल्स में जाते हैं, कई डॉक्टर से मिलते हैं, लेकिन किसी के पास भी मैगी का कोई इलाज नहीं था। इसके बाद वो दोनों कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, जहां पर मैगी जैसे ही बीमारी वाले कई लोग थे और वो सभी को बता रहे थे कि उन्हें कैसे अपनी बीमारी के साथ जीना सीखना पड़ेगा। उधर मैगी को भी यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ जैमी को एक आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि मेरी वाइफ को भी यही बीमारी है। जैमी कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को भी है, तो आप कुछ टिप्स देना चाहोगे? वो आदमी कहता है कि यह बीमारी बहुत बुरी है। कुछ सालों के बाद तो तुम्हें उसका बच्चों की तरह ख्याल रखना होगा, यहाँ तक कि उसकी टट्टी भी साफ करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, यह बीमारी और जाती है। जिसके बाद जब वो दोनों उस कॉन्फ्रेंस से बाहर आते हैं, तभी मैगी जैमी से कहती है कि मैं बहुत खुश हूं कि मुझे तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड मिला और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं। लेकिन वही, अब जैमी ये सुनकर ज्यादा खुश नहीं था और उसके दिमाग में बस उस बूढ़े की बातें चल रही थीं। फिर अगले दिन वो दोनों किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां पर मैगी देखती है कि जैमी रिसेप्शन पर लड़ाई कर रहा था कि डॉक्टर कब तक आ जाता है। यह देखकर मैगी को अच्छा नहीं लगता और उसे लगता है कि जैमी उसे जल्दी ठीक करना चाहता है, जिसका मतलब है कि वो उसे इस बीमारी के साथ अपना नहीं सकता। इसलिए मैगी वहां से उठकर जाने लगती है। तभी जैमी उसके पीछे आता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ। जिस पर मैगी कहती है कि अगर मेरी ये बीमारी ठीक नहीं हुई तो क्या तुम उसे प्यार नहीं करोगे? जिस पर जैमी उसे कोई जवाब नहीं देता। अब मैगी भी समझ चुकी थी कि वो उसे इस बीमारी के साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसीलिए वह जैमी से ब्रेकअप कर लेती है। जिसके बाद जैमी भी अपने कामों में बिजी हो जाता है और अब मैगी के ना होने पर जैमी का ध्यान अपने काम पर था। जिस वर्ष वह अपने टारगेट जल्दी जल्दी पूरे कर लेता है, जिस वर्ष उसका प्रमोशन हो जाता है और उसे शिकागो भेजा जाता है। फिर उसी रात जब वह ब्रूस के साथ एक रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करने जाता है, तभी वहां पर उसकी मुलाकात फिर से मैगी से होती है, जो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी। तभी जैमी उसे देखता है और उसे विश करता है, लेकिन मैगी उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। फिर रात को जब जैमी शिकागो जाने के लिए अपनी पैकिंग कर रहा था, तभी वो मैगी की एक वीडियो चलाकर देखने लगता है, जो उन दोनों ने मजदूरी करने के बाद रिकॉर्ड की थी। वो देखता है कि मैगी उसके साथ बहुत खुश थी और वो कहती है कि ये पल उसके लिए बहुत खूबसूरत है। अब ये सुनकर जैमी को रियलाइज होता है कि उसे फ्यूचर को लेकर अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उसे तो बस आज को एंजॉय करना चाहिए। जिसके बाद वो अपनी कार लेकर मैगी से मिलने निकल पड़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मैगी भी ये शहर छोड़कर जा रही थी। वहीं जैमी उसकी बस का पीछा करता है और ड्राइवर से कहता है कि बीसड़ी के साइड में लगा इसे। जिसके बाद वो मैगी के पास जाकर उससे बात करने लगता है, लेकिन मैगी अभी भी उससे नाराज थी। जैमी कहता है कि बस 2 मिनट मेरी बात सुन लो। मैंने आज तक किसी भी लड़की से प्यार नहीं किया, मैं बस लड़कियों को बजाता था और उन्हें छोड़ देता था। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है और तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, बल्कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, वरना मेरी जिंदगी का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब ये सुनकर मैगी रोने लगती है और कहती है कि मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, लेकिन मैं बीमार हूं, मैं नहीं चाहती कि मैं तुम पर बोझ बनूं। जैमी कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों साथ रहेंगे और ऐसे ही जिएंगे। जिसके बाद मैगी उसे गले लगा लेती है और उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यही खत्म हो जाती है।